औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक ओरिएंटेशन क्लास, टैबलेट की हार्डनेस और वेट वेरिएशन को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ टैबलेट। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर ही देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जो भी बात हम कर रहे होंगे साइंस की बुनियाद पर कर रहे होंगे। ये मुमकिन है कि किसी इंडिविजुअल की स्टेटमेंट से कन्फ्लिक्ट ज़रूर कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट्स पर। आप वहाँ से भी उनकी उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं उनका किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से कोई तल्लक नहीं है। और जो भी लास्ट पे हम जो बात कर रहे हैं कि जो भी हम एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा टेंशन किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है या किसी भी ब्रांड को डिमोटिवेट करना नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन प्रोसेस कंट्रोल टेस्ट में एक जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो टैबलेट की थिकनेस और डायामीटर मालूम करना होता है, ठीक है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स आपके सामने वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, जिसके बारे में हम उसकी लेबलिंग पढ़ते हैं। याद रहे ये हमारा कोर्स जो प्रैक्टिकल अप्रोच कोर्स है जिसमें हम थ्योरी से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और इंस्ट्रूमेंट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो आप टॉप पर देख रहे हैं हम उन्हें नाम देते हैं इनसाइड जाज का। यहाँ पर आपके पास एक स्क्रू मौजूद है। अगर तो वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है सॉरी, तो हम इस स्क्रू की मदद से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाती है मेन स्केल। और आप यहाँ पे एक स्ट्रिप देख रहे हैं और आपको एक वर्नियर स्केल भी नज़र आ रही है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं आउटसाइड जास, और उनके दरमियान में आप क्या कर रखते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट, जिसकी आपने डायमीटर और थिकनेस मालूम करनी होती है, ठीक है। और आपने एक यहाँ पे देख रहे हैं मूवेबल जास देख रहे हैं, ठीक है, मूव करते हैं, ठीक है। और एक आप फिक्स जात देख रहे हैं जो फिक्स होता है, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और यूनिट आप मेन स्केल पर इसका देख रहे हैं जो कि है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम वर्नियर कैलिपर्स पढ़ते हैं तो लास्ट टाइम हमने एरर्स की बात की थी। तो एरर्स को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि एरर की डिफरेंट टाइप्स थी। एक को हमने नाम दिया था पर्सनल एरर, दूसरे को सिस्टेमिक एरर, तीसरे को हमने रैंडम एरर का नाम दिया था, ठीक है। तो अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट भी ठीक है और सिस्टम या मशीन में कोई एरर आ रहा है तो इसको हम नाम देते हैं सिस्टेमिक एरर का। और वर्नियर कैलिपर में जो एरर आता है वो कहलाता है ज़ीरो एरर, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स, याद रहे हमारे पास दो स्केल्स थी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। एक ज़ीरो आप बेटा मेन स्केल पर देख रहे थे और एक ज़ीरो आप वर्नियर स्केल पर देख रहे थे, ठीक है। जब आप उसे कंबाइन कर देते हैं यानी कि जॉज को बंद कर देते तो अगर तो दोनों ज़ीरो एक दूसरे से कंसाइड कर जाती हैं, ठीक है, तो एक लाइन में आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि सर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। एक बात ये आपने याद रखनी है, ठीक है। दूसरी आपने बात ये याद रखनी है कि हम देखते हैं कि जब मेन स्केल का ज़ीरो आगे निकल जाता है वर्नियर स्केल से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि सर ये पॉजिटिव एरर है, ठीक है। एक और बात आपने आगे याद रखनी है, अब मेन स्केल का जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे मौजूद है तो हम कहते हैं कि सर ये नेगेटिव एरर है, ठीक है। याद रहे इंडस्ट्री में जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो मैंने कैलिब्रेशन वेट वेरिएशन के लिए सिखाई थी कि आप बैलेंस की कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेटा जब आप इन प्रोसेस कंट्रोल कर रहे होते हैं थिकनेस और डायमीटर का, तो सबसे पहले गिवन इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या करना होता है, ज़ीरो एरर चेक करना होता है, ठीक है। तो अगर तो ज़ीरो एरर है नेगेटिव या पॉजिटिव तो आप वो जो स्क्रू में आपको दिखा रहा था तो स्क्रू की मदद से बेटा इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं कि अगर एरर आ रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट के लिए हम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उस वक्त रेगुलेशंस में नहीं होता है ये हमारे, ठीक है, कि ज़ीरो एरर नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं कि इसमें ज़ीरो एरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
स्टूडेंट्स जो मैंने आपको दिखाया था वो मैनुअल था। अब हमारे पास डिजिटल भी आ चुके हैं। इसमें रीडिंग्स लेना बहुत आसान होती हैं। जब आप इसमें टैबलेट रखते हैं ना, तो वो थिकनेस और डायामीटर खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएं, आपको बेसिक्स का पता होना लाजमी है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो एडवांस को सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे हो जाता है कि कोई मैट्रिक पास या इंटर पास भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको उससे एक एज ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, अगर हमारे पास टैबलेट क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर सिक्योगे, या हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कैलिबर भी कहा जाता है। अगर इसके पार्ट्स बेटा हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें एक फ्रेम मौजूद होता है, एक स्पिंडल होता है जो मूवेबल होता है, और एक एनवल होता है जो फिक्स होता है। इसमें एक लॉक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप एक मेन स्केल देख रहे हैं जो बेटा मूव कर रही होती है, इसको हम सर्कुलर स्केल या फिर माइक्रोमीटर स्केल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको हम थिम्बल भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेस लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। और एक रिचेट मौजूद है जिसकी मदद से आपको इसको मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने छोटी छोटी क्लासेस में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इंटर और मैट्रिक में इसे ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो तो डेली बेसिस पे इनसे वास्ता पड़ रहा होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि बेटा डिजिटल वर्नियर कैलिपर तो हम इजीली थिकनेस और डायमीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम मैनुअल तरीका जानते हैं कि मैनुअल अगर हमने वर्नियर कैलिपर से जो लीस्ट काउंट वगैरह या जो भी एरर हमने निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो आई है तकरीबन 2.3। इसको हम दे देते हैं ए का नाम, ठीक है। और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हमारे पास आई है सर 9, उसको हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो कॉलम हमारे पास आता है तो वो बेटा सी का होता है। तो हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट का होता है, ठीक है, जिसको हम सी से एल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सर व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, तो मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो एक घड़ी लगी होती है, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकंड, ठीक है। अगर आप बाहर देखते हैं तो टावर पर एक अक्सर बड़ी सी घड़ी लगी होती है, तो वो हर 5 मिनट बाद अपना टाइम चेंज कर रही होती है, ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट कितना है, 5 मिनट है, ठीक है। इसी तरह अब देखते हैं कि एक घड़ी है जो 1 घंटे बाद अपना यानी कि प्रोसेस बता रही होती है, ठीक है। तो अगर वो 1 बज रहा है तो फिर वो बताएगी 2 बजे, 2 बज गए हैं, तो यानी कि 1 घंटे बाद आपको बता रही है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है। तो सर हम कहते हैं इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 आवर है। आप देखते हैं कि स्टॉप वॉच है जो चलती है, ठीक है, स्टॉप वॉच माइक्रो सेकंड में चलती है, ठीक है। तो उसका जो हम लिस्ट काउंट कहते हैं उसका सर वो है माइक्रो सेकंड में, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है, तो हम कहते हैं सर वो होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। इसको आपने सी मान लेना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास बनता है डी, जिसमें आपने क्या करना होता है, बी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किससे, लिस्ट काउंट से, यानी कि सी 0.1 से। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है 0.9। तो इसका हमने नाम दिया किसका, सी का। तो टोटल लेंथ आप कैसे मालूम करते हैं, ए और डी को प्लस करके, ठीक है। ए और डी को प्लस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2.39 आ गया। तो इस तरह आपके पास रीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमने 20 रीडिंग्स लेनी होती हैं, ठीक है। जैसे हमने वेट वेरिएशन में किया था, ठीक है, उनकी कैलकुलेशंस के बाद, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशंस के बाद आपको क्या करना होता है, ये जब आप बार बार ये कैलकुलेशंस करते हैं तो आप ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब आप इंडस्ट्री में बार बार काम कर रहे होते हैं तो आपको ये चार्ट ड्रा नहीं करना पड़ता, ठीक है। हाँ, आप इजीली ये कैलकुलेशन
जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट होती हैं और अब जानते हैं बेटा इन टाइप्स में हमारे पास डायमीटर क्या होता है और थिकनेस क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टैबलेट राउंड टैबलेट है। तो हम कहते हैं कि सर इसका लेफ़्ट साइड पर जो है जो रीजन है उसकी तो वो उसकी थिकनेस कहला रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो रीजन है जो आप देख रहे हैं वो उसका डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो हम थिकनेस और डायमीटर मेजर करेंगे तो सर हम में करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टैबलेट ओवल है, ठीक है, तो उसकी जो लेफ़्ट साइड वाला रीजन होगा उसको हम थिकनेस कहेंगे और जो ऊपर वाला रीजन उसको डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे समझते हैं कि सिर्फ राउंडेड टैबलेट का जो है वो डायमीटर थिकनेस हम निकाल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ओवल टैबलेट की भी थिकनेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थिकनेस और डायमीटर, तो ये मैंने ना थिकनेस और डायमीटर के लिए एक कुछ पार्ट मशीन के कंप्रेशन मशीन के आपके सामने रखे हैं। ये आप देख रहे हैं आपके पास अपर पंच है और लोअर पंच है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दरमियान में क्या है, डाई है। जो डाई में आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस में पाउडर आता है और यही इसकी थिकनेस और डायमीटर को डिसाइड करता है। ठीक है, याद रहे जैसे हार्डनेस हमने कहा था कि नॉन फार्माकोपियल टेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही थिकनेस भी नॉन फार्माकोपियल टेस्ट है। ठीक है, ये देखिए अगर हम क्लियर डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ से अपर पंच आता है और यहाँ से लोअर पंच आता है। ये डाई मौजूद है और इस डाई में टैबलेट मौजूद है। ठीक है, ये डाई का हमारे पास क्लोज व्यू है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा गहरी डाई होगी तो उतना ज़्यादा आपको पता है कि पाउडर उसमें फिल होगा। ठीक है, इसमें इंटर होगा, उतना ज़्यादा फिर हमारे पास टैबलेट बनेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स की, तो वो शेप की बुनियाद पर तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम टाइप्स की टैबलेट हमारे पास बन रही होंगी, ओवल, राउंड। ठीक है, तो उनकी हमने थिकनेस, हार्डनेस और डायमीटर तमाम के तमाम टेस्ट मालूम करने होते हैं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे जहन में सवाल आता है कि सर वाई इज़ नीड टू डिटरमाइन एंड रेगुलर थिकनेस ऑफ टैबलेट्स। ये एक नॉन फार्माकोपियल टेस्ट है, तो फिर हमें थिकनेस मालूम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत इसकी पेश आती है। तो हम कहते हैं सर टैबलेट थिकनेस इज़ एन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट पैकेजिंग। देखें, टैबलेट बनाने के बाद आपने इसको ब्लिस्टर में भी पैक करना होता है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड साइज़ का ब्लिस्टर बना रहे होते हैं। ठीक है, देखें अगर आपकी टैबलेट का साइज़ डिफ़र हो गया है, यानी कि आपका जो टैबलेट है उसका साइज़ चेंज हो गया आपके ब्लिस्टर की साइज़ से, तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं टैबलेट मोटी बन जाएगी। ठीक है, टैबलेट जब मोटी होगी या छोटी बना देगी तो आप देख रहे होंगे इस तरह ब्लिस्टर से फट कर आना शुरू हो जाएगी। आपके ब्लिस्टर का साइज़ कम था और टैबलेट की थिकनेस उससे ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, डू वी हैव एनी फार्माकोपियल लिमिट फॉर थिकनेस ऑफ टैबलेट। वही ही बात जो बेटा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि थिकनेस एंड हार्डनेस टेस्ट आर बोथ अंडर नॉन फार्माकोपियल स्टैंडर्ड एंड वाइडली यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो थिकनेस क्यों ज़रूरी है, तो हमेशा ये बात याद रहे कि पैकेजिंग के लिए हमारे पास थिकनेस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास कोई परसेंट डेविएशन की लिमिट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक थिकनेस डिसाइड कर दी और थिकनेस की या डायमीटर की बुनियाद पर अगर हम कोई डेविएशन रखना चाहते हैं, ठीक है, या डायमीटर की कोई डेविएशन देखना चाहते हैं, तो सर ये हमने वेट वेरिएशन में भी किया था। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सर एज़ पर द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स टैबलेट थिकनेस वेरिएशन अलॉटेड अप टू ±5%। यानी थिकनेस का आप पूरा डाटा निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी डेविएशन आप मालूम कर देंगे तो वो कितनी होनी चाहिए, ±5% होनी चाहिए, यानी कि इस रेंज में आनी चाहिए। अगर इससे एक्सीड करती है तो आप कहते हैं कि आपकी टैबलेट
पास नहीं है तो आपने वो बैच रिलीज़ नहीं करना होता, ठीक है। और अगर डायामीटर के लिए हम बात करें कि अगर डायामीटर 12.5 मिलीमीटर से कम है तो जो हमारे पास डेविएशन की रेंज है वो कितनी है, +-3% है, ठीक है। और अगर डायामीटर हमारे पास 12.5 से ज़्यादा है तो डेविएशन की रेंज हमारे पास +-5% है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं कि सर हमने इन प्रोसेस कंट्रोल में इंटरव्यूज़ देना है तो इंटरव्यूज़ के सवाल क्या होंगे। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर आप इस कोर्स को अगर आप इस कोर्स को बेहतर अंदाज से समझते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको इन प्रोसेस कंट्रोल के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटरव्यूज़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल आता है कि बेटा हम परसेंट डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सर हम कहते हैं कि परसेंटेज डेविएशन को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, इंडिविजुअल थिकनेस ऑफ टैबलेट माइनस एवरेज थिकनेस डिवाइडेड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये डेविएशन हमारे पास आ जाएगी थिकनेस की, ठीक है। इस तरह अगर आप डायमीटर की डेविएशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो फार्मूला है इंडिविजुअल डायमीटर ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, एवरेज डायमीटर डिवाइडेड बाय एवरेज डायमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरह आप जो है डेविएशन डायमीटर और थिकनेस की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ टैबलेट्स। तो सर साइज ऑफ द टैबलेट एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद कंप्रेशन फोर्स। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं आप या बहुत कंप्रेस कर रहे हैं तो थिकनेस और डायमीटर पर फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। आइए बेटा, जिस तरह हमने वेट वेरिएशन पढ़ा था एक्सेल की शीट पर, इसी तरह हम थिकनेस और डायमीटर को भी पढ़ लेते हैं एक्सेल की शीट पर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक्सेल की शीट ओपन की है जिस पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थिकनेस ऑफ टैबलेट, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पर थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज जब हमने इसकी थिकनेस कैलकुलेट की थी, यहाँ पर हम एक रफ डाटा ले रहे होते हैं, ठीक है। वो थिकनेस स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी 251, 250, 249, 250, 251, 241, ठीक है। हम यहाँ पर 20 रीडिंग्स ले रहे होंगे, ठीक है। आप इसको यूँ सपोज कर लें कि आप कोई टैबलेट पर काम कर रहे थे और इस टैबलेट का जब आपने इन प्रोसेस कंट्रोल किया तो आपके पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज मालूम करेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसको हम एक्सेल पर कैसे मालूम करेंगे, तो हम टैब फार्मूला टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑटो सम पर जाकर एवरेज करते हैं तो तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा ये। तो जैसे हम इंटर को प्रेस करते हैं तो आपके पास 249 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आगे हमने और अब हम इस एवरेज को लिख दिया आपके सामने, ठीक है। तो और अब हम इसको 20 रीडिंग्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो एवरेज हमारे पास आई थी 249 आ गई थी, उसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको 20 रीडिंग जो लिए हैं उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो कॉर्नर पर आइएगा, आपको प्लस साइन नज़र आएगा और माउस की मदद से राइट क्लिक को प्रेस कर रखिएगा, ठीक है। और ड्रैग करके 20 रीडिंग्स पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या मालूम करनी, हमने परसेंट डेविएशन, तो हमने फार्मूला लगाया इंडिविजुअल थिकनेस, उसको सिलेक्ट किया, एवरेज थिकनेस माइनस का साइन लगाया और उसके बाद एवरेज थिकनेस लिखा, ठीक है। तो उसको डिवाइड किया एवरेज थिकनेस पर और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 पर, ठीक है। जब मैंने ये सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.803। तो मैंने उसे सिलेक्ट किया और सब पर अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और आप देख रहे हैं कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो +-5 की रेंज में आ रही हैं, ठीक है। तो देखें जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी यानी कि सेम, अगर देखें 249 तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आई, डेविएशन 0 है, क्योंकि डेविएशन का मतलब ही ये होता है कि कोई चेंज आए, ठीक है।
तो अब आपने अगर चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इस डेटे में कौन सी है, तो इस काम में कौन सी है, तो आपने ऑटोसम पर क्लिक किया और मैक्सिमम किया, तो देखिए आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आ गई 4.41, जो ±5 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जो गिवन टैबलेट्स थी वो पास हो गई हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप बिल्कुल आप डेटा डायमीटर के लिए भी यही काम करेंगे जी। ठीक है, तो बस उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो डायमीटर 12.5 mm से कम है, तो जो हमारी डेविएशन की रेंज होगी वो क्या होगी, ±3% होगी। और अगर डायमीटर 12.5 mm से ज़्यादा है, तो हमारे पास जो रेंज होगी ±5% है। बाकी सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल इसी तरह फार्मूला लगाना है, बिल्कुल ऐसा काम एक्सेल पे करना है। देखें बेटा, एक्सेल पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सेल की समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। बात करें कि अगर आप इसके फिर से ग्राफ बनाना चाहते हैं, जैसे हमने वेट वेरिएशन में बताया था कि इसके मुख्तलिफ ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में है, तो फिर आप ग्राफ के ऑप्शन पर जाकर अपनी पसंद का ग्राफ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अक्सर खुद ब खुद ही जो डाटा होगा उसको ग्राफ की फॉर्म में आपके सामने रख के दे देगा। ठीक है, ये सामने आपके देख रहे हैं आप। तो जब भी हमने किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वहाँ आपको पता है कि वहाँ हम ग्राफ से हाथ से लिखा हुआ डाटा तो नहीं लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम एक प्रोफेशनल वे में डाटा को लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आए थे। उन्होंने कहा था कि सर हमें जो एक्सेल की समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं MS ऑफिस का जो है वो कोर्स जल्दी से जल्द लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर जो है ना अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम तमाम जो बेसिक्स हैं एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, तो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने कोई फीडबैक देना हो या फिर कोई सवाल पूछना हो, तो आप 0309488917 पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।